हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके सिक्योर टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आप सभी लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलता रहे। आप सभी लोगों को लगातार इस चैनल पर बने रहना है। आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उससे संबंधित आपको लगातार यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो सभी लोग सेशन को सबसे पहले कर दीजिए जोरदार तरीके से शेयर, और हाँ, कमेंट भी करते रहिएगा। आप सभी लोगों को जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छे से आप सब लोग समझ पा रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आपके एग्जाम रिलेटेड चीज़ों को मैं पढ़ाता चल रहा हूँ। तो सभी लोग सेशन को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, और बने रहेगा मेरे साथ क्लास के एंड तक। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ, कैसे हैं आप? और मैं मनोज त्रिपाठी, आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को शुभ प्रभात। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज का जो क्लास का जो बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, सभी लोग शेर और शेरनियों, आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, आप सभी लोगों को लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अभी आपको पाना है। ठीक है, तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं एक बहुत ही अच्छी थॉट के साथ। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज बहुत ही छोटा सा एक पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या सेक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक प्लानिंग की, जिसको आप बोलते हैं आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। उसमें तीन महत्वपूर्ण चीजों को आप पढ़ेंगे। एक हो जाएगा उसमें आपका नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, और एक हो जाएगा नीति आयोग। इन सबको आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू किया जाए बिना किसी देरी के, आज के सेशन को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के मेनली तीन क्षेत्र होते हैं, और भी हैं, लेकिन आपको जो अभी इनिशियली जानना है, फिर मैं धीरे धीरे आपको और भी चीजें बताता चलूंगा। अभी आप अपने बेसिक को मजबूत कर रहे हैं, अभी आप अपने बेसिक को अच्छे से एकदम बढ़िया से तैयार कर रहे हैं, ताकि जब आप इस पर गाड़ी दौड़ाएं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत समस्या ना हो। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग तीन भागों में बांटे हुए हैं, मेनली तीन भागों में बांटे हुए हैं। जो हमारा सीएसओ है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, उसके अकॉर्डिंग बात कही गई है कि जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीन नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सीएसओ के अकॉर्डिंग तीन सेक्टर है। सीएसओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या है फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, कहाँ बताएंगे आप? न्यू दिल्ली बताएंगे, नई दिल्ली बताएंगे। कितने सेक्टर बताए? तीन सेक्टर बताए। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। इसमें हम उन सभी चीजों को रखते हैं, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रखते हैं, उन सभी गतिविधियों को रखते हैं जिनका संबंध किससे है बच्चे? जिनका संबंध है प्राकृतिक संसाधनों से, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का एकदम बिल्कुल प्रयोग करके आप क्या करते हैं? अपनी गतिविधियां करते हैं, जिनका संबंध जो होता है किससे होता है? संबंध आपका होता है आर्थिक संबंध होता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो क्षेत्र है उसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या याद रखना है? क्या क्या चीजें यहाँ पर आ जाएंगी? तो एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, फॉरेस्ट्री वानिकी, इसको आप बोलते हैं वानिकी, माइनिंग यानी कि खनन, पिसीकल्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, ठीक है ना। जब आप मछलियों का पालन करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी चीजें आती हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है
कि कौन सा प्राथमिक सेक्टर से बिलोंग करता है, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, कौन सेकेंडरी सेक्टर से, कौन टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करता है। प्राइमरी सेक्टर में आ गए नेचुरल रिसोर्सेज, और जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिस सेक्टर के लिए, वो बन जाता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। और इसमें बात की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, विनिर्माण की बात की जाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी निर्माण कार्य होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेशन सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इंडस्ट्रीज, कोई सी भी इंडस्ट्रीज होंगी वो सब किस में आ जाएंगी, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। चलो बात करते हैं अब तीसरे सेक्टर की, जिसका नाम है टर्सरी सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा है, टर्सरी सेक्टर है। तीसरा सेक्टर कौन सा है, टर्सरी, जिसको आप बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, तृतीयक क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र बोल देते हैं। इसमें आता है सर्विसेज, इसमें आती हैं सेवाएं। जो सर्विसेज हैं उनको आप तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं, चाहे वो सर्विस किसकी हो, चाहे वो पढ़ाने की हो, एजुकेशन शिक्षा, ये भी एक सर्विस है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, बीमा। स्टोरेज भंडारण, कम्युनिकेशन संचार, डिफेंस रक्षा, हॉस्पिटल अस्पताल, होटल, ट्रांसपोर्टेशन यातायात, टूरिज्म पर्यटन, सब कुछ किस में आ जाएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा। बैंकिंग इसमें ही आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में जो सबसे ज्यादा रोल है वो किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तीन सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में रहेगा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर में रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडस्ट्रीज रहेंगी, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर में रहेंगी सर्विसेज। टर्सरी सेक्टर में तृतीय क्षेत्र में रहेंगे सेवाएं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं मेनली तीन सेक्टर किसके, इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, सीएसओ के अकॉर्डिंग। समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसको यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। मैंने आपको बताया था कल कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि कैसी है, ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिश्रण, दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी, क्या क्या विशेषताएं थी, तो उसमें एक विशेषता थी इक्वलिटी इन ऑल। और गवर्नमेंट सेक्टर का ज्यादा रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कम रोल होगा। उसमें ग्रोथ रेट भी कम होता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता है। वहां पर बात की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, इसकी बात की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, बात की जाती है आर्थिक नियोजन की, बात की जाती है। तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब से होती है, 1951 से होती है, 1951 से। 1951 से शुरू हुआ आर्थिक नियोजन आज भी चलता जा रहा है, इसीलिए हमारे देश का लगातार विकास होते जा रहा है। यदि हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्लानिंग के, इकोनॉमिक प्लानिंग के, कोई भी प्लान करके, जैसे आपको कहीं जाना होता है, आपको कोई काम करना होता है, आपको किस तरीके से किसी चीज को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके लिए आप प्लान करते हैं। तो भारत देश के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कंट्री के सीमाओं के भीतर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकें, प्रॉफिट ले सकें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकें, और अपने देश के वृद्धि और विकास में सहायक भी हो सकें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि आप कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि इसका उद्देश्य हो जाता है। इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी, आप क्या कहेंगे कि आर्थिक और सामाजिक समानता। आप जब हिंदी वर्ड सुने, यदि आपने नहीं ये समझे हुए हैं पहले से इनके बारे में, आप नहीं जान रहे हैं इनका हिंदी, तो जरूर जान लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो जाता है, उद्देश्य। इतना तो आप पढ़ते हैं, इतना तो आप जानते हैं, आप लोग सब लोग महारथी हैं, हिंदी में भी अच्छा जानते हैं, इंग्लिश में भी अच्छा जानते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों आपकी अच्छी है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो जाता है आर्थिक वृद्धि। क्या हो जाता है, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी, ठीक है ना।
इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी, इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमिकल का मतलब होता है आर्थिक और सोशल का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक समानता हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो कह सकते हैं आप कि जो गरीबी है उसके निवारण के लिए किया जाता है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी निवारण के लिए। आप एक चीज अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जो कैपिटलिस्ट होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट की। उसमें इनक्वलिटी रहती है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, मतलब कि गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत ज्यादा फासला है। गरीबी निवारण, है ना, गरीबी निवारण। अभी आप देखेंगे जब हम लोग योजनाएं पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र आपको देखने को मिलेगा। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ठीक है। ये कुछ क्या हो जाते हैं, ये कुछ इसके उद्देश्य हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जाती है? चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, चार। फर्स्ट, आर्थिक वृद्धि हो। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक समानता हो। तीसरा है गरीबी निवारण हो। और चौथा है रोजगार में। क्लियर हो रही है बात? बोलो मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे सभी शेर और शेरनी, क्या क्लियर हो रही बात? तो 1951 से हुआ, लेकिन कोई चीज अचानक से शुरू होती नहीं है, उसकी आधारशिला बहुत पहले से रखी है। यदि आप बात करें कि भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में क्या अचानक शुरू हो गया? नहीं, इसके पीछे एक क्या होगी? एक पृष्ठभूमि पहले से बनी हुई होगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कहते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। तो 1934 में एक बुक लिखी गई, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। मुच्छगुड़म विश्वेश्वरैया, इनको बोला जाता है भारत का पहला वैज्ञानिक, तो भारत का पहला इंजीनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का पहला इंजीनियर बोला जाता है। और एक चीज और आप यहाँ पर यदि जाने तो इंजीनियर डे, इंजीनियर दिवस भी इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अब आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेट इंजीनियर डे, इंजीनियर्स डे, ठीक है। तो 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा, एम विश्वेश्वरैया द्वारा, मुच्छगुड़म मतलब मुछ नहीं रखते इसलिए इनको बोलते थे एम विश्वेश्वरैया, मुच्छगुड़म विश्वेश्वरैया, उनके द्वारा क्या लिखा गया? उनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, उसमें एक कमेटी की स्थापना हुई, एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम हुआ नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके हेड बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दो चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिए, दो चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिए कि जो भारत में आर्थिक नियोजन है, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1934 से ही प्रारंभ हो जाती है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया, जिनको भारत का पहला इंजीनियर कहा जाता है, जिनके नाम पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है आप मुझे बताओगे, लिखकर कमेंट में बताओगे। उनके द्वारा लिखी गई बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बताती है कि क्यों इसकी जरूरत है कि नहीं है, कैसे किया जाना चाहिए, ये सारी इसमें चर्चाएं की गई है। फिर 1938 में आप जानते हैं कि भारत में जब आज़ादी का समय चल रहा था, या आज़ादी प्राप्ति का जो समय चल रहा था, उस समय पर कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा। आईएनसी, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल रहा। तो यहाँ पर जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है, उसमें एक कमिटी का गठन होता है, नेशनल प्लानिंग कमिटी का गठन होता है, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं, जिसके हेड कौन बनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या होता है? 1944 में, 1944 में बॉम्बे के 8 महान उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान पेश किया जाता है। इन उद्योगपतियों में जीआरडी टाटा का नाम आता है। जीआरडी टाटा इन 8 इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक होते हैं। बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1944 में आपको ध्यान रखना है, 1934, 1938, 1944
और फिर 1944 में गांधीयन प्लान भी आता है, जिसको देने वाले श्रीमन नारायण थे। ठीक है। फिर 1945 में एम.एन. रॉय, मतगेंद्र नाथ रॉय, साम्यवादी नेता, जिनके द्वारा पीपल्स प्लान के नाम से इसकी बात की जाती है। पीपल्स प्लान लोगों की योजना है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और फिर आते हैं 1950 में जी.पी. नारायण, जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय प्लान लेकर आते हैं। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। 1934 प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक, ये ध्यान रखना है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब होता है? हरिपुरा अधिवेशन में होता है 1938 में, जिसके अध्यक्ष रहते हैं, मतलब प्लानिंग कमेटी की बात करें तो अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस। 1944 में बॉम्बे प्लान के नाम से एक प्लान आता है, जिसमें 8 उद्योगपतियों के द्वारा क्या की जाती है? योजनाओं की बात की जाती है, किस प्रकार से विकास को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से देश को विकास क्रम से जोड़ा जाए, पूरे विश्व में विकास तेज चल रहा है, भारत को भी कैसे विकसित किया जाए। ठीक है, तो ये प्लान होता है बॉम्बे प्लान। फिर 1944 में ही श्रीमन नारायण द्वारा दिया जाता है गांधी प्लान, गांधी योजना। 45 में एम.एन. रॉय पीपल्स प्लान के नाम से, और फिर जे.पी. नारायण देते हैं सर्वोदय प्लान। तो ये आपको ध्यान। अब बात आती है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, यानी कि योजना आयोग है। आप जानते हैं जब आप पढ़ते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में आप क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि शक्तियों के बंटवारा, अनुसूची नंबर 7, 7th शेड्यूल में, अनुसूची नंबर 7 में, 7वीं अनुसूची में आप बात करते हैं राज्य एवं केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन कंट्री एंड स्टेट। ठीक है, या सेंट्रल एंड स्टेट, जिसमें कि प्रशासनिक विषयों को आप 3 सूचियों में रखते हैं, यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को, यानी कि योजना, आर्थिक नियोजन को आप कहाँ रखते हैं? आर्थिक नियोजन को आप रखते हैं आर्थिक नियोजन को आप कहाँ रखते हैं? आर्थिक नियोजन को आप रखते हैं कनकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रखते हैं, और ये 7वें शेड्यूल के अंतर्गत आती है, 7वीं अनुसूची में आती है। भाई 7वीं अनुसूची में ही तो इस राज्य और केंद्र की भी शक्तियों का बंटवारा है, 7वीं अनुसूची में। और ये जो कनकरेंट लिस्ट है, इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ली गई है? क्योंकि भारत का जो संविधान है, यहाँ पर सब चीज ली गई है बाहर से। सब चीज कहाँ से ली गई है? बाहर से। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उधारी का संविधान है, यहाँ पर सब चीज उधार ली गई है। तो फिर जो कंकरेंट लिस्ट आई है, कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से कंकरेंट लिस्ट को लिया गया है। ठीक है, चलो, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में आपने इतना जाना। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई किसमें? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जब बना, यही तो इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाता है, आर्थिक नियोजन करता है। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ, ये कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। स्थापना हुई 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में स्थापित यह जो आयोग है, क्या यह संवैधानिक आयोग है? क्या इसका किसी संविधान में वर्णन है? आप कहेंगे नो नो नो, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज अ नॉन स्टेटूटरी एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है? ये गैर संवैधानिक है बच्चे, गैर संवैधानिक। तो फिर कर क्या रहा है? केवल केवल ये एडवाइस दे रहा है, गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। मतलब कि आपसे पूछेगा कि योजना आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप कहोगे नहीं, ये किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका किसी आर्टिकल से, किसी पार्ट में, किसी भाग से कोई संबंध नहीं। ओके ना? प्लानिंग कमीशन इज अ नॉन स्टेटूटरी एडवाइजरी बॉडी, गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसका संविधान में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं। क्यों बना दी गई? आवश्यकता थी उसको बनाने की। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन होता है किस किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर? केसी नियोगी कमेटी के रिकमेंडेशन पर।
इसके हेड होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कौन इस प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता है? तो पीएमओ और पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो जाता है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। तो जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है इसका, आप कह सकते हैं जो इसका उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर क्या रखता है? रैंक रखता है। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ये रैंक रहता है, रैंक्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर। और ये अपॉइंट किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है। कह सकते हैं आप क्या कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जिसकी रैंकिंग कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन जो है इसका जो गठन हुआ ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ? केसी नियोगी रिकमेंडेशन, केसी नियोगी कमीशन के आधार पर हुआ, ठीक है ना। केसी नियोगी समिति के आधार पर या कह सकते हैं संतुति पर प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करता है? ये हुआ करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जाने गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी स्थापना की थी। यदि आप प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कौन करते हैं? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है इन्हीं को तो दिया जाता है। प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो किन्हें दिया जाता है? इन्हीं को ही दिया जाता है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू रहे। और फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा, जीएल नंदा, जो बाद में हमारे देश के क्या बनते हैं? जो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू के बाद एक बार और फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरी बार ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है। वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो भाई जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वही तो अध्यक्ष रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे? फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन गुलजारी लाल नंदा, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार कह सकते हैं आप कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वर्किंग प्राइम मिनिस्टर रहे, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना गया, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन रहेगा प्लानिंग कमीशन का। तो भारत देश में बताइए, यदि पूछा जाए कि आपसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, है ना। तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कह दिया जाएगा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रहती है? प्रथम महिला अध्यक्ष रहती हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष, इतना तो आप जान लोगे, पढ़ लोगे, इंग्लिश इतनी तो आपकी अच्छी है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? इंदिरा गांधी। और लास्ट चेयरपर्सन कौन रहे? मनमोहन सिंह। लास्ट चेयरपर्सन कौन रहे? मनमोहन सिंह। और लास्ट डिप्टी चेयरपर्सन कौन रहे? मोंटेग सिंह एलूवालिया, मोंटेग सिंह एलूवालिया, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस जो प्लानिंग कमीशन थी ये सलाह देती थी कि ऐसे ऐसे योजनाएं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे योजना बनेंगी और उनको लागू करने का, क्रिएट करने का, बनाने का, उनको ये काम किसके पास होता था? एनडीसी के पास होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास होता था। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। कब हुई इसकी स्थापना? 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना होती है। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना होती है बच्चे। और ये है क्या? ये जो भारत में विकास के जितने भी मैटर्स कह सकते हैं, मामले हैं,
उनको लागू कराने और उनको बनाने का जो डिसीजन है उसको लेने वाली यह सबसे बड़ी बॉडी होती है। एन अपेक्स बॉडी फॉर डिसाइडिंग डिसीजन क्रिएटिंग डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। भारत में जो विकास के मुद्दे हैं, विकास के मामले हैं, उनको बनाने में, उनको लागू कराने में जो निर्णय होगा वो कौन रखेंगे? एनडीसी रखेंगे। प्रधानमंत्री इसके कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्र विकास परिषद के कौन होंगे? चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एनडीसी की स्थापना की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी कमिटी। फिर से केसी नियोगी कमिटी के संतुति पर, सलाह पर होना चाहिए एनडीसी, होनी चाहिए एनडीसी, तो कर दी गई, एनडीसी बना दी गई। कौन बनाया? जवाहरलाल नेहरू। तो स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, और वही बन जाते हैं पहले इसके अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। कौन रहेगा? पीएम रहेंगे। ठीक है, क्या और भी इसमें मेंबर्स होते हैं? यस, मेंबर्स होते हैं, पीएम होते हैं। इसके मेंबर में पीएम होगा। सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, जितने भी क्या हैं? उपराज्यपाल हैं किसके? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, उनके केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं इसमें रहेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन में जितने भी मेंबर होंगे सभी इसके क्या होंगे? सभी इसके मेंबर होंगे। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कौन से? संघीय, संघीय ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ प्लानिंग एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपसे पूछता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में एम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। ठीक है, फिर प्लानिंग कमीशन के क्या होंगे? जितने भी मेंबर्स होंगे वो इसके सपोर्ट में होंगे, वो इसके क्या होंगे? वो इसके मेंबर होंगे। क्लियर? वो इसके मेंबर होंगे। और फिर आता है ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे, जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे सब इसके क्या होंगे? सब इसके मेंबर होंगे। सब इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे। जितने भी संघीय मंत्रिमंडल के जितने ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे सब इसके क्या होंगे? सब इसके मेंबर। फिर आ जाता है नीति आयोग। क्या कहना? जो प्लानिंग कमीशन था इसको क्या किया गया? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाप्त किया गया। जो नीति आयोग था इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? एंड किया गया, समाप्त किया गया। और इसकी जगह पर, प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नाम आता है नीति आयोग। नीति आयोग कहने को हिंदी में लिख देंगे आप नीति। नीति मतलब क्या होता है? नीति का मतलब ये होता है प्लान करना। नीति बनाओ भाई, नीति बनाओ, नीति आयोग। लेकिन इसमें जो नीति का आप पॉलिसी मेकर नहीं, पॉलिसी कमिटी नहीं कह सकते। नीति यहाँ पर देखिए, नीति जो है ये इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में लिखा हुआ है ऐसे, इंग्लिश वर्ड है। और इसमें चार जो वर्ड्स हैं NITI, इनका फुल फॉर्म याद रखना है। N मतलब नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूशन, फॉर, T मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कौन है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का कितना अच्छा नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 15 साल आगे की रोड मैप होगी और 7 साल का विजन होगा, स्ट्रेटेजी होगी, एक्शन प्लान होंगे, किस प्रकार से देश को आगे लेकर जाया जाए, किस प्रकार से देश के विकास में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, ये रहेगा इसमें। यहाँ पर जो नीति आयोग है इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्थापित होता है। इसके द्वारा स्थापित होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। और ये भी उसी प्रकार से जैसे योजना आयोग है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, दोनों की तरीके से ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक। इस संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसका जिक्र नहीं है। यदि बात करें तो नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन रहे। अच्छा, चेयरपर्सन इसे कौन रहेंगे?
प्रधानमंत्री रहेंगे तो चेयरपर्सन होंगे वही हमेशा क्या रहेंगे, जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही चेयरपर्सन रहेंगे। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार अभी चल रहे हैं। तो वर्तमान में पूछेंगे प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी। फर्स्ट चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, नाम छप गया हमेशा इतिहास में। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, नरेंद्र मोदी रहे। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनगड़िया, इकोनॉमिस्ट, लीडिंग इकोनॉमिस्ट यानी कि महान अर्थशास्त्री, ठीक है। फर्स्ट सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधु श्री खुल्लर रहे। फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है ना। फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, क्या याद रहेगा, बोलो बच्चे, बोलो बालक, क्या याद रहेगा आपको। फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। चलें आगे चलें। अब देखो, अब नीति आयोग में आपने वर्तमान का चेयरपर्सन बताना हो तो मतलब प्रेजेंट चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वही है, वो तो हटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि यदि चेयरपर्सन अभी वही है तो अब आप बताना है प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन। तो प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन है, ये आपको लगातार बार बार जब भी आप कभी भी इसको पढ़ेंगे तो ये करंट का चीज रहेगा, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। सुमन बेरी, है ना, सुमन बेरी, ये क्या है, ये लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं सुमन बेरी, और इन्होंने लगभग 28 साल तक वर्ल्ड बैंक में क्या किया है, काम किया। इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, राइटर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, मेन हमको यहाँ पर इकोनॉमिस्ट में है, और ये वर्ल्ड बैंक में लगातार 28 सालों तक अपनी सेवा देते रहे, ठीक है। प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन। इसी प्रकार से क्या है, प्रेजेंट सीईओ की बात करें, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा BBR, है ना, कौन हो जाएगा, BBR, ध्यान रखिएगा, BBR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम, ठीक है, BBR सुब्रमण्यम, ये IS, रिटायर्ड IS, ठीक है। BBR सुब्रमण्यम, बस आप सुब्रमण्यम ध्यान रखिए, सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ठीक है, रिटायर्ड IS, ठीक है। BBR सुब्रमण्यम, ये इसके क्या है, प्रेजेंट सीईओ है, ये किसके क्या है, प्रेजेंट सीईओ हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी। जिस प्रकार से आपने एनडीसी के मेंबर्स को देखा था, तो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गवर्निंग काउंसिल आप कह सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल की हिंदी क्या होगी, गवर्निंग काउंसिल की हिंदी हो जाती है, काउंसिल मतलब परिषद, गवर्निंग मतलब जो काम कर रही है, गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, इस तरीके। सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड वाइस चेयरपर्सन, जो कि अभी आपने नाम पढ़ा था सुमन बेरी, है ना, सुमन बेरी, तो ये हो जाते हैं आपके क्या, ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं। आई होप कि आपने जो मैंने आज की चीज़ें आपको पढ़ाई उनको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, बोलो हाँ या ना। और हाँ, क्लास के बाद अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ऐसे लगातार क्लास में आप जुड़े रहिए ताकि आपको मैं लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाता रहूँ और आप सब लोग बेहतरीन तरीके से सीखते चलें। अपने एग्जाम में इन चीज़ों को पाएंगे तो एकदम खुशी बहुत होगी, ठीक है, कि हमने जो समय अपना पढ़ाई में जो यूटिलाइज किया उससे हमारे पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करने दीजिए मुझको इजाजत, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को जय भारत, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सिक्योर टू सक्सेस चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस, सेशन को शेयर, लाइक एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।